Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, रूट तीन तरह के होते हैं, हमने देखा था 3 टाइप्स के रूट्स होते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट्स। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ कि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो तुम बोलोगे रूट का मेन फंक्शन होता है the main function of root system are absorption and conduction of water and minerals from the soil। ये तो क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे बायोलॉजी में कि रूट का मेन फंक्शन क्या है, absorption and conduction of water and minerals from the soil। बट अब हम आ गए 11th क्लास में, ठीक है, तो अब हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। मॉडिफिकेशन, ये जो रूट होता है ना, ये रूट मॉडिफाइड हो जाता है। द रूट्स गेट मॉडिफाइड सो दैट इट कैन परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शंस। जैसे देखो, द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बट रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पायरेशन। ये जो रूट्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि ये और भी तरह तरह के फंक्शन कर सके, जैसे सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पायरेशन एटसेट्रा वगैरह वगैरह। हम क्या पढ़ने वाले, हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। रूट पहली मैंने कहा 3 तरह का होता है, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट्स। हम हर रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। टैप रूट जो होते हैं इनका मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर रेस्पायरेशन। 3 चीजों के लिए जो टैप रूट है ये फर्दर मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड हो जाते हैं किस लिए, स्टोरेज के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और रेस्पायरेशन के लिए। लेकिन अगर मैं टैप रूट का मेन फंक्शन पूछूं तुमसे तो तुम वही बोलोगे, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बट अगेन दिस टैप रूट get modified so that it can perform other functions like storage, nitrogen fixation and respiration। हम सबसे पहले डील करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज के साथ मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज, इसके साथ पहले डील करेंगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरफ बढ़ेंगे, फिर रेस्पायरेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो पहले मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आ गए हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज। 4 तरह का रूट तुम्हें ध्यान रखना है इसमें, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट, ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। ये क्या है, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म और ट्यूबरस। किस लिए ये मॉडिफिकेशन हुआ है, फॉर स्टोरेज। ओके, फॉर स्टोरेज ऑफ व्हाट, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ऑब्वियसली। अब देखो कॉनिकल, कॉनिकल क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लो कैरेट, कोन लाइक होता है रूट का शेप, ऐसे हुआ, ठीक है। ऊपर से हो गया कैसा, ब्रॉड, ऊपर से क्या है, ब्रॉड है, वाइड है, नीचे से क्या है, नैरो है, ठीक है। तो कॉनिकल रूट का शेप कैसा होता है, कोन लाइक होता है, इसलिए नाम पड़ गया कॉनिकल रूट। ये किसका मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल है कैरेट। दूसरा है फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल हो गया रेडिश, कैसा होता है, स्पिंडल लाइक होता है, ऐसा स्पिंडल लाइक, ठीक है। बीच से हो गया वाइड, चौड़ा, और यहां से नैरो हो जाता है, ऊपर से और नीचे से क्या हो जाता है, नैरो। ऑलराइट, तो फ्यूजिफॉर्म रूट जो कि दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का फॉर स्टोरेज, कैसा शेप होता है, स्पिंडल लाइक। तीसरा आया नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म कैसा, ये रहा देखो, गोला सा मटका की तरह, ठीक है। लट्टू, लट्टू कभी नचाए हो, रस्सी बांध के से लट्टू नचाते, तो वैसा ही शेप है। एग्जाम्पल हो गया टर्निप। इसका एक और एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान में रखना है, बीट रूट। बीट रूट को हम देखे ही होगे, बीट रूट तो खाए भी होगे, सैलड में खाते हैं लोग। बीट रूट का हिंदी में लोग इसके चुकंदर कहते हैं, चुकंदर बुलाते हैं, ठीक है। कभी खाना देखना, टॉयलेट भी रेड हो जाता है। देखियो, कभी बीट रूट खाओगे तो टंग जो है तुम्हारा रेड हो जाएगा, कभी खा लोगे तो इनफैक्ट टॉयलेट भी करते हो तो वो भी रेड रेड आता है। तो ऐसा क्यों होता है, बीट रूट जो होता है इसका कलर तो पहले देखो क्या होता है, रेडिश पर्पल होता है, ये तो सबको पता है। चुकंदर का कलर, चुकंदर का सब जूस भी पीते हैं, बहुत फायदा करता है, कहता है, लोग कहते हैं कि खून बनाता है शरीर में। तो बीट रूट का कलर कैसा होता है, रेडिश पर्पल। खाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा टंग हो जाता है रेडिश पर्पल कलर का, ठीक है। टॉयलेट भी करते हैं तो रेड कलर का टॉयलेट होता है। तो ये जो रेडिश पर्पल कलर है बीट रूट का, किस लिए, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है ये होता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, इसीलिए जब हम खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा है इसके साथ क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, और हमारे टंग का कलर क्या कर देता है, रेडिश पर्पल कर देता है। ये जो हमारा एंथोसाइनिन है ये
बीट रूट के सेल में, सेल जो है ना, बीट रूट का जो सेल होगा, सेल के अंदर क्या होगा, वैक्यूल होगा। उस वैक्यूल के अंदर क्या होगा, सेल सैप होगा। उस सेल सैप में प्रेजेंट होता है ये पिगमेंट एंथोसाइनिन। कुछ ज्यादा ही बोल गया, चलो डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा बीट रूट का सेल है। सेल के अंदर वैक्यूल होता है। वैक्यूल के अंदर क्या है, सेल सैप है। इस सेल सैप में प्रेजेंट होता है एंथोसाइनिन। अब तुम बोलोगे हरीशु सेल बना दियो, न्यूक्लियस कहाँ है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है। बड़ा है वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर है सेल सैप। इस सेल सैप के अंदर प्रेजेंट होता है एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है रेडिश पर्पल कलर का होता है। ये हमारे सलाइवा के साथ सॉल्युबल हो जाता है और हमारे टंग को क्या कर देता है, क्या करता है, हमारे टंग को रेडिश पर्पल कलर दे देता है। तो कौन जिम्मेदार है भैया, एंथोसाइनिन जिम्मेदार है। वैसी वैसी गाजर में भी एक पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीन, ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर दे देता है कैरेट को। कैरेट का ऑरेंज कलर किस लिए है, क्योंकि कैरेट में कैरोटीन प्रेजेंट है। अब ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ऐसा कभी देखो गाजर खाए हो और टंग ऑरेंज हो गया हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, क्योंकि कैरोटीन जो है, जो पिगमेंट कैरेट में प्रेजेंट है, वो वाटर सॉल्युबल है ही नहीं, सलाइवा के साथ सॉल्युबलाइज होगा ही नहीं, तो कैसे भाई साहब टंग का कलर ऑरेंज होगा, नहीं होगा। वैसे ही रेडिश, मूली का जो पत्ता है, मूली का पत्ता है, इसका मूली का पत्ता का साग बनता है, जैसे सरसों का साग होता है वैसे मूली का पत्ता का साग होता है, ठीक है। तो ये जो मूली का पत्ता है इसमें प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल। ऑब्वियसली हरा रंग का पत्ता है, ठीक है, तो पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल होगा। अब ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए जब हम मूली का पत्ता खाते हैं तो हमारा टंग जो है कभी ग्रीन नहीं होता, क्योंकि इसमें ये जो क्लोरोफिल है ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं है। ऑलराइट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है पिगमेंट के बारे में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। लास्ट जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का फॉर स्टोरेज के लिए वो है ट्यूबरस। ट्यूबरस का क्या होता है, इसका शेप कुछ एक डिसाइडेड, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है, किसी भी शेप का होता है, बहुत तरह का, इधर उधर इरेगुलर टाइप का शेप होता है ट्यूबरस शेप, ठीक है। और ट्यूबरस के अंदर तुम्हें कोई एग्जाम्पल ध्यान भी नहीं रखना है, ठीक है। बस कॉनिकल का याद रखना कैरेट, फ्यूजिफॉर्म का याद रखना रेडिश, नेपीफॉर्म का याद रखना टर्निप और बीटरूट। और जो पिगमेंट के बारे में इतना जो मैं बोल बोल के बताया हूँ वो भी ध्यान रखना, कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है, क्यों रेडिश पर्पल आ जाता है बीटरूट खाने में, क्योंकि इसका जो एंथोसाइनिन है पिगमेंट जो कि रेडिश पर्पल कलर के लिए जिम्मेदार है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ट्यूबरस कैसा रूट है, ट्यूबरस का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ठीक है, इरेगुलर शेप है, बिखरा हुआ, ओके। तो ये रहा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज। अब बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरफ, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए टैप रूट मॉडिफाई हुआ है। टैप रूट मॉडिफाई हो जाता है नॉड्यूलेटेड रूट में फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, नॉड्यूलेटेड रूट, ऑलराइट, याद रखना। नॉड्यूलेटेड रूट किस में पाए जाएंगे, पी ग्राम बीन में, मटर चना और बीन में पाया जाता है नॉड्यूलेटेड रूट, जो कि एक मॉडिफिकेशन है टैप रूट का। नॉड्यूलेटेड रूट का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नॉड्यूलेटेड रूट है जो कि हमें पी ग्राम बीन में देखने को मिलेगा, इनमें प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स, नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। पी ग्राम बीन में क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट होता है नोड्यूलेटेड रूट के नोड्यूल्स में। अब ये नाइट्रोजन मिला इससे, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया, तो इन तीनों प्लांट को अच्छे अमाउंट में क्या मिला, नाइट्रोजन मिला। तो वो जो नाइट्रोजन है, प्लांट को नाइट्रोजन मिला तो प्लांट क्या किया, अमोनिया का फॉर्मेशन किया। अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ यानी कि अमाइनो एसिड बना। अमाइनो एसिड क्या हो गया, अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, देखो ये जो तीनों प्लांट हैं इनके रूट में क्या हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया था, नोड्यूल्स था, नोड्यूलेटेड रूट है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, अमोनिया बना और अमाइनो एसिड बना। तो इसीलिए ये जो तीन प्लांट है जो कि पल्सेस के कैटेगरी में आते हैं, ये होते हैं रिच इन प्रोटीन। हम कहते हैं ना दाल जो होता है, दाल वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। मटर चना बीन क्या है, दाल ही तो है, कैटेगरी है ना दाल। ये रिच इन प्रोटीन होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका नोड्यूलेटेड रूट होता है, इनके रूट में नोड्यूल्स होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो अमोनिया बनता है, तो अमाइनो एसिड बनता है, यानी कि प्रोटीन बना। इसीलिए हम कहते हैं कि दाल is a rich source of protein, rich in protein. Why? Because of this nodulated roots, because of the presence of nodules, and this nodulated root is a modification of tap root, modification of tap root, okay। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा, पी ग्राम बीन जो है ये किस फैमिली में आते हैं, ये प्लांट कौन से फैमिली में,
तो तुम्हारा आंसर जाएगा फैबेशी फैमिली में। फैबेशी फैबेशी फैमिली के मेंबर्स है पी, ग्राम और बीन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बढ़ते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट फॉर रेस्पायरेशन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैपरूट फॉर रेस्पायरेशन। देखो, रेस्पायरेशन के लिए क्या होता है, जो टैपरूट है ये मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू निमेटोफोर। निमेटोफोर एक तरह का रूट है जो कि टैपरूट का मॉडिफिकेशन है, जो कि प्लांट को रेस्पायरेशन में मदद करता है। जैसे ये देखो, ये जो फिगर है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे क्या है देखो, राइजोफोरा, ये राइजोफोरा का प्लांट का क्या है फिगर है। इसको कॉमन भाषा में मैंग्रोव प्लांट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो तुम, ये रहे लंबे लंबे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं निमेटोफोर। ये क्या है, टैपरूट का ही मॉडिफिकेशन है। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ऑलराइट, ये देखो, ये जो लंबे लंबे है मॉडिफिकेशन है टैपरूट के, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, हमारा जो मैंग्रोव प्लांट है, ठीक है, उसका जो रूट होता है वो अंदर जाता है, सॉइल के अंदर जाता है, ठीक है। अब सॉइल के अंदर जा रहा है तो ये जो एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव प्लांट ग्रो किया है वो होता है मार्शी और स्वैम्पी एरिया। अब मार्शी और स्वैम्पी एरिया में तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है। तो जो हमारा टैपरूट है जो अंदर जाता है, ठीक है, सॉइल के अंदर, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो मैंग्रोव प्लांट है, जो राइजोफोरा है, वो कैसे मार्शी या स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं और उस एरिया में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है। इसलिए जो रूट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे बाहर आ जाते हैं, ऊपर के तरफ, सरफेस के ऊपर की तरफ बाहर आ जाते हैं। तो यानी कि निमेटोफोर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। वो जो टैपरूट है जो ऊपर आ गया, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया टैपरूट का, ऊपर की तरफ आ गया, तो उसी मॉडिफिकेशन को, टैपरूट के मॉडिफिकेशन को कहते हैं निमेटोफोर। क्यों ऊपर आया है, रेस्पायरेशन के लिए, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑलराइट, तो ऊपर की तरफ ग्रो कर गया, तो इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक याद करो, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके डायरेक्शन में अगर रूट ग्रो करे तो हम कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन निमेटोफोर क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्यों निमेटोफोर बना, क्यों टैपरूट का मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि मार्शी स्वैम्पी एरिया में राइजोफोरा यानी कि मैंग्रोव प्लांट ग्रो कर रहा था और वहाँ का जो एरिया है वो ऑक्सीजन डिफिशियंट होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंट। इसीलिए टैपरूट क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है निमेटोफोर में और सरफेस के ऊपर ऐसे बाहर आके ग्रो कर जाता है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे मैंने एक निमेटोफोर को इसे जूम किया है, जूम करके बड़ा सा बनाया है। ऑलराइट, ये एक निमेटोफोर को यहाँ बड़ा सा बना के मतलब दिखाया है अच्छे से। अब ये निमेटोफोर में प्रेजेंट होते हैं पोर्स। यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक कलर के पोर्स है, इन्हें कहते हैं न्यूमेथॉड्स। ये हमारा नॉर्मल रूट है, नॉर्मल रूट, नॉर्मल जो टैप रूट था वो, ठीक है, टैप रूट, नॉर्मल टैप रूट जो था। अब इसी में क्या हो गया, ऊपर की तरफ मॉडिफिकेशन हो गया। ऑलराइट, और इसी को हमने कहा निमेटोफोर। ऊपर की तरफ मॉडिफिकेशन हो गया टैपरूट का, जिसे हम कहते हैं निमेटोफोर, यानी कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है ऊपर की तरफ। इसी में पोर्स प्रेजेंट होता है न्यूमेथॉड्स। इसका एक और नाम है लेंटिसेल्स। ये जो न्यूमेथॉड्स या लेंटिसेल है ये होता है ब्रीदिंग पोर्स। क्या होता है, इस पोर से ऑक्सीजन अंदर जाता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता है और यहाँ से इसी पोर से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिया निमेटोफोर ने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो प्लांट को ऑक्सीजन मिल गया और फिर प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। ऑलराइट, तो निमेटोफोर किस में काम किया, रेस्पायरेशन में। प्लांट का जो ऑक्सीजन का डिमांड था वो पूरा हो गया, क्योंकि प्लांट जिस एरिया में ग्रो कर रहा था वो O2 डिफिशियंट एरिया है। ऑलराइट, अब एक और चीज देखो, ये जो मैंग्रोव प्लांट है ये हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं। जो मार्शी या स्वैम्पी एरिया है ये बेसिकली सॉल्टी एरिया होता है। कहाँ पे पाया जाता है, जो ओशन होते हैं उसके किनारे पे, जहाँ पे बहुत सारा रिवर जाके ओशन से मिलता है या सी से मिलता है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया उसको कहते हैं स्वैम्पी या मार्शी एरिया। वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंट, वो एरिया ऑक्सीजन डिफिशियंट होता है। जैसे सुंदरबन, सुंदरबन में याद करो क्या होता है, सुंदरबन में ही तो ज़्यादातर मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं। तो ये जो सॉल्टी एरिया है, स्वैम्पी मार्शी एरिया सुंदरबन का, वो एरिया सी या ओशन से जाके मिलता है, इंडियन ओशन से साथ जाके बे ऑफ बंगाल है उधर उसी तरफ है बंगाल में सुंदरबन, तो जाके मिलता है। तो वो जो एरिया है वो होता है मार्शी या स्वैम्पी एरिया होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑलराइट, और स्वैम्पी या मार्शी एरिया क्या है, सॉल्टी एरिया, क्योंकि ओशन वाला एरिया है।
वहाँ पे रिवर्स जाके ओशन की तरफ मिल रहा है। ओशन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। इसीलिए मैंग्रोव प्लांट जो होता है वो हेलोफाइट्स होता है। समझ रहे हो ना रिलेशन? हेलोफाइट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं मैंग्रोव प्लांट को? क्योंकि स्वैम्पी या मार्शी एरिया बेसिकली ओशन की तरफ या सी की तरफ पाए जाते हैं। ऑलराइट, और ओशन और सी का पानी कैसा होता है? खारा होता है। जैसे महाराष्ट्र ओशन वाला एरिया, मुंबई मुंबई महाराष्ट्र है, ओशन वाला एरिया उधर पे, तो वहाँ पे भी ये तुम्हें मैंग्रोव प्लांट जो होता है महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। वहाँ पे भी ओशन है तो उस तरफ भी तुम्हें मैंग्रोव प्लांट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी मार्शी स्वैम्पी एरिया है, सॉल्टी एरिया है। ऑलराइट, तो इसीलिए ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो राइजोफोरा इसका कॉमन नेम मैंग्रोव प्लांट है, वो हेलोफाइट्स होते हैं। ऑलराइट, अब एक चीज देखो, सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मान लो ये हमारा सरफेस सॉइल है, ठीक है, सॉइल सरफेस, सॉइल है ऊपर में, यहाँ पे सरफेस है, और मैं अगर तुम्हें एक सीड दूँ तो तुम क्या करोगे? वो सीड को अगर मैं बोलूँ तुम्हें जर्मिनेशन कराना है तो तुम इस सीड को मिट्टी में डाल दोगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम क्या करोगे, ये रहा हमारा मिट्टी, और यहाँ पे तुमने सीड को डाल दिया और ऊपर से ऐसे मिट्टी डाल दिया। मिट्टी को थोड़ा क्या किया, खुरेद दिया, ऊपर से हल्का कर दिया ज़मीन को, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन मिले, प्लांट को ऑक्सीजन मिले, ठीक है। और तुमने फिर पानी डाल दिया, O2 गया सॉइल में, O2 आया, ठीक है। और फिर तुमने वाटर डाल दिया H2O। तो ये जो सीड है ये क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर यही तुम सीड को क्या करोगे, ऐसे अंदर ऐसे गाड़ दोगे, ठीक है, ठीक है, और ऊपर से मिट्टी को एकदम दबा के रख दोगे, दबा के एकदम बहुत नीचे गाड़ दिए, और ये जो, और पानी भी दे दिए, वाटर भी दे दिए, बट ये सीड को ऑक्सीजन मिला ही नहीं, तो क्या ये सीड जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब भी हम सीड को बोते हैं तो हम ज़्यादा नीचे नहीं बोते हैं, सॉइल सरफेस है तो 8-10 सेंटीमीटर नीचे गाड़ते हैं और ऊपर से मिट्टी को हल्का रखते हैं, ऐसे टाइट नहीं कर देते, ताकि जो हमारा सॉइल है, वो जो सीड है, उसको ऑक्सीजन भी मिले, और फिर हम पानी डाल देते हैं। लेकिन अगर उसी को तुम 10 सेंटीमीटर, जैसे 50-60 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर गाड़ दिए और मिट्टी ऊपर से एकदम अच्छे से डाल दिए, तो वो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत है। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा मैंग्रोव प्लांट है, इसका ऊपर में यहाँ पे सीड है, ठीक है, फ्रूट है, कुछ भी फ्रूट है और उसी में सीड है। ऑलराइट, ये जो सीड है, ये सीड जो बना ऊपर में, ये जो सीड बना है ऊपर, फॉर्म हुआ है सीड, ये सीड अगर नीचे गिरेगा, तुम एक बात बताओ, क्या ये जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन डिफिशियंट एरिया है। वाटर तो मिल गया, चलो वाटर मिल गया, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो क्या होगा, जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, देखो मैंग्रोव प्लांट में एक गजब का चीज होता है, ये जो सीड है ये यहीं पे जर्मिनेट कर लेता है, यहीं से ऐसे रेडिकल निकल गया, ठीक है, और यहीं से प्लीम्यूल भी निकल जाता है, और सीड यहीं पे जर्मिनेट कर लेता है। और फिर देखो ये जो रूट है, फिर ये धीरे धीरे ये रूट है नीचे आता है, और फिर यहाँ से एक पूरा का पूरा एक मैंग्रोव का एक और प्लांट बन जाता है। ऐसे जर्मिनेशन को हम कहते हैं वीबी पैरिस जर्मिनेशन। ये जो जर्मिनेशन है इसे हम कहते हैं वीबी पैरिस जर्मिनेशन। सीड मिट्टी में गया ही नहीं, प्लांट से अटैच था और वहीं से जर्मिनेशन हो गया सीड का। क्योंकि देखो मिट्टी में जाता, स्वैम्पी मार्शी एरिया में जाता, तो वहाँ तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, तो क्या होता, सीड जो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, तो सीड ब्रांच पे लगे लगे ही जर्मिनेट कर लिया। तो ऐसे जर्मिनेशन को कहेंगे वीबी पैरिस जर्मिनेशन, जिसका एक और नाम है वीबी पैरी। ये कैसा जर्मिनेशन है? ये है इन सीटू जर्मिनेशन। इन सीटू जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, सीड जब अपने मदर प्लेस में, यानी कि मदर प्लेस यानी क्या, सीड जहाँ पे फॉर्म हुआ वहीं पे अगर जर्मिनेट कर ले, तो ऐसे जर्मिनेशन को कहते हैं इन सीटू जर्मिनेशन। लेकिन सीड अगर अपने मदर प्लेस है जहाँ पे बना है, उस जगह पे नहीं जर्मिनेट होकर कहीं दूर मिट्टी में जाके जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम कहते हैं एक्स सीटू जर्मिनेशन। बट क्या वीबी पैरिस जर्मिनेशन एक्स सीटू जर्मिनेशन? नहीं, वीबी पैरिस जर्मिनेशन है इन सीटू जर्मिनेशन। जो मदर प्लेस है यानी कि जहाँ पे सीड बना है वहीं पे सीड ग्रो कर लिया, जर्मिनेट कर लिया। तो यही था, हम यही बेसिकली हमने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के अंदर जानना था। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर क्या था, स्टोरेज देखा हमने, और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट कंप्लीट किया। तो यहीं पे हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के अंदर जो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है
ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है t.me/nittology_hk, ये जो चैनल का लिंक है टेलीग्राम पे निटोलॉजी का, इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, लोगो पे क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, इस पर क्लिक करो, निटोलॉजी का और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।